चलिए, हम बात कर रहे थे पितृपक्ष को लेकर। पितृपक्ष के ये दिन चल रहे हैं। कल हमने बात की पिछले कल के सेशन में कि पितृपक्ष क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं हमारे घर में या हमारी लाइफ में, जिससे हम पहचानते हैं कि पितृपक्ष या पितृ दोष हो सकता है। अब इन सिम्टम्स को जानने के बाद आज हम कुछ और ट्रीटमेंट्स या जैसे कहते हैं ना पितृदोष का निवारण क्या है, तो उन निवारण या उन दोषों से कैसे मुक्ति हम पा सकते हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, उन चीजों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे भी पहले थोड़ी सी कुछ चीजें जानेंगे जिनसे हम पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा, और जो चीजें बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो कि हमारे आसपास ही हैं लेकिन कभी कभी हम उनको पहचान नहीं पाते, उन चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, हम अपने पितरों की जब बात करते हैं ना, तो हमने ये सब चीजों को कल भी बोला था, कल भी सुना था कि जब हम पितरों की बात करते हैं तो हम पितरों से जेनेटिकली बहुत कुछ अडॉप्ट करते हैं, अपने जीन्स, अपने डीएनए, यहाँ तक कि शक्ल सूरत। बहुत बार अपने इंसेस्टर्स की, दादा दादी नाना नानी की शक्ल सूरत भी मिलती है ना। उसके साथ साथ हम कुछ मटेरियल चीजें भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि धन, जैसे कि अपना घर बार, अपना नाम, अपना जो भी जिसको कहते हैं ना हमारा सरनेम, ये सब चीजें हम अपने एंसेस्टर से अडॉप्ट करते हैं। अब जब हम इतनी सारी चीजें उनसे लेते हैं तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो कहीं उनकी लाइफ में अनरिजॉल्व्ड रह गई, जो कि उनकी लाइफ में हील नहीं हो पाई, वो भी हम उनसे अडॉप्ट करते हैं। यानी कि आज जब हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं या पितृदोष के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने एंसेस्टर से कुछ ऐसी चीजों को भी अडॉप्ट करते हैं जो कि वो अपने जीवन में जाने अनजाने शायद कहीं भूल से भी कोई गलती कर गए, या शायद अज्ञानता में जान नहीं पाए उस समय कि ये करना सही या गलत हो सकता है ना। तो ऐसे ही पितरों द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कर्म जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरों की लाइफ में लेकर आया है, जैसे एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। जैसे कभी किसी के एंसेस्टर्स ने, हो सकता है जैसे कल के परसों के सेशन में किसी ने शेयर किया था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म होना, है ना। अगर कहीं हमारे एंसेस्टर्स ने किसी किसी भी जनरेशन में इस तरह का कोई दुर्व्यवहार कहीं किसी के साथ हुआ हो, तो कहते हैं ना कि जब इस तरह की दुष्कर्म होते हैं तो वो चीजें बहुत लॉन्ग टर्म जाती हैं, वो सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं बल्कि कैरी फॉरवर्ड होती हैं। क्योंकि इन चीजों का ट्रीटमेंट क्या है, एक बार जो इस तरह के दुष्कर्म होते हैं ना, इनका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अब ये जो इस तरह के अनहील्ड चीजें होती हैं जिसका कोई, अब एक बार जो इतना बड़ा अपराध ही कहिए या गलती कहिए, जो इतनी बड़ी गलती होती है, इसका कोई रिवर्ट बैक तो है नहीं कि आज कुछ गलती हुई और बस सॉरी कह दिया तो नहीं होगा, है ना। तो ये चीजों के लिए generations to generations. Today you are not live on YouTube. Yes, we are not live on YouTube क्योंकि आज YouTube पर रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है पॉसिबल। तो एनीवे, आज का अगर रिकॉर्डिंग डिवाइस पर हो पाई तो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज हो सकता है आज की रिकॉर्डिंग शायद शेयर ना हो पाए। एनीवे, तो जब हम अपने एंसेस्टर्स का किसी भी तरह का कोई दोष हो जाता है ना, जाने अनजाने अज्ञानतावश हो सकता है, या कभी कोई ऐसी चीज हो सकती है, ये तो हुआ एक तरह का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पुराने समय में जब कभी शायद सालों पहले कभी इस तरह का हुआ करता था कि लोगों से काम करवाया जाता था, अपनी जमीनों पर काम करवाया जाता था, उनको बदले में, काम के बदले में कभी पैसे मिलते थे, कभी उनको अनाज दिया जाता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो उस समय क्या होता था कि कभी किसी को एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, उनसे डबल काम लेना, लेकिन बदले में उनको प्रॉपर वो मनी ना देना, प्रॉपर पैसे ना देना, उनको कहीं उनके काम के कंपैरेटिवली जितना पैसा उनको मिलना चाहिए था उतना ना देना, उनको पैसों के लिए तंग करना। तो आज पीढ़ी दर पीढ़ी वो जनरेशन्स में कहीं मनी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो आज आप अपने जीवन को देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे अगर रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पर हो सकता है
ऐसा 100% जरूरी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ इसको एक ही चीज से नहीं देखते हैं कभी भी कि अगर हमको रिश्तों की प्रॉब्लम आए तो पितृदोष ही है, नहीं। दैट कैन बी अ रीजन, है ना, एक रीजन हो सकता है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आज क्योंकि हम पितृदोष की ही बात कर रहे हैं, तो अगर ये रीजन है कि हमारे कभी कहीं किसी पीढ़ी में किसी एंसेस्टर ने इस तरह का कोई जाने अनजाने कोई कोई भी ऐसा कर्म किया हो जहां पर दूसरों के साथ कहीं अत्याचार हुआ हो, चाहे फिजिकल अब्यूज हुआ हो, मेंटल अब्यूज हुआ हो, किसी को मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया हो, या फिर फाइनेंशियली पैसों के लिए किसी को इतना तंग किया हो, इतना प्रताड़ित किया हो कि शायद उस व्यक्ति का जीवन ही दुभर हो गया हो। तो अगर इस तरह के अपराध, इस तरह के कहीं कर्म हुए हो, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो एक कर्मफल होता है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब यहाँ पर अपने जीवन को देखते हुए इन चीजों को पहचानना, हमें जीवन में किस तरह की समस्या आ रही है, अगर रिश्तों को लेकर आ रही है, पैसों को लेकर आ रही है, एडजस्टमेंट को लेकर आ रही है, किसी काम में रुकावट आ रही है, तो यानी कि उस चीज को पहचाने की हो सकता है कि शायद हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर तो आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स की लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, मान लीजिए हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में भी बहुत जल्दी ऐसा हो, किसी की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई हो ना, और वही हमने देखा कि हमारी जनरेशन में भी ऐसा ही हुआ, शायद नेक्स्ट जनरेशन, कुछ लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें कॉमनली देखी जाती हैं कि शायद मेरे दादा जी के टाइम में जो उनकी जनरेशन थी उसमें भी बहुत यंग डेथ्स हुई, फिर हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी बहुत यंग डेथ हुई, फिर हमारी जनरेशन, फिर हमारे बच्चों की जनरेशन। तो अगर हमें लगता है ना कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो रेपिटेटिव हो रही हैं, लगातार होती जा रही है हमारी फैमिली में, तो उन चीजों को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर अब रूल आउट तो यानी कि पहचान तो लिया, अब इसका निवारण क्या है, आज हम ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसी पर बात कर लेते हैं। जब हम अपने लाइफ में देखते हैं ना कोई चीज रेपिटेटिव हो रही है, तो उस चीज को निवारण अपने आप शुरू कर दें। जैसे अगर लगता है कि हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, सबसे पहले तो अपने ही रिश्तों पर काम करना शुरू करें। कैसे करना है, वो हम अलग अलग तरीके से हर मेडिटेशन में, हर सेशन में कुछ ना कुछ तरीका देखते हैं, चाहे वो फॉरगिवनेस है, चाहे वो एक्सेप्टेंस है, चाहे वो हो ओपोनोपोनो की प्रेयर है, या और भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेंस हो सकता है, अपने आप की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सकता है, ये अलग अलग तरीके हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए पैसों की समस्या है, अब इसका निवारण कैसे हम कर सकते हैं। अगर पैसों की समस्या है तो चाहे पैसे थोड़े ही है ना, दूसरे की हेल्प करना शुरू करें उन पैसों से। थोड़े पैसों में भी किसी की मदद की जा सकती है ना? चाहे हमको लगता है कि हमें जीवन में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है ना, तो उसके बावजूद भी कोशिश करें, चाहे थोड़ा ही दे, लेकिन फाइनेंशियली किसी न किसी की हेल्प जरूर करें। यानी जिस चीज का आज अभाव है ना, प्यार का अभाव है, तो कोशिश करें किसी को प्यार देने की, किसी ऐसे के साथ मॉरल सपोर्ट बनने की कोशिश करें जिनको सच में हेल्प की जरूरत है। किसी, अगर आपको लगता है कि जीवन में कहीं आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो कोशिश करें आज किसी को पढ़ने में सपोर्ट करें, किसी को चाहे बुक्स डोनेट करें, किसी की पढ़ाई में जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, यानी अपने जीवन में ढूंढें, देखें कि कहाँ पर प्रॉब्लम मुझे आई है, रिश्तों में आई है, पैसों में आई है, या जिस भी चीज के लिए मुझे आज प्रॉब्लम आई है, उस चीज को डोनेट करना शुरू करें ना। डोनेट मतलब दान करना उसका शुरू करें, यानी कि पैसे हैं तो पैसों का दान करना। कहीं आपको लगता है कि प्रॉपर खाना ही नहीं, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पैसे तो बहुत है ना, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसे होने के बावजूद, ऐसे शायद आपके आसपास भी होंगे, मैं भी अपने आसपास कुछ फैमिलीज ऐसे देखती हूँ जो कि आज बुजुर्ग हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव गुड सर्वेंट्स ऑल्सो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो खाना नहीं खा पाते। उनको कुछ इस तरह की बीमारियां हैं कि वो खाना नहीं खा पाते, सिर्फ वो ड्रिप से उनको, वो पाइप से खाना जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, खाना इज नॉट अलाउड टू देम, है ना। तो यानी ये देखिए, अब खाने के लिए हम पूरी उम्र खाते हैं तभी हमारी बॉडी चलती है, लेकिन आज पैसा होने के बावजूद भी वो खाना ही नहीं खा पा रहे। दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, कुछ लोग पैसे के अभाव से खाना नहीं खा पाते, और कुछ पैसा होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी खाना नहीं खा पा रहे, है ना। तो जिस चीज का जीवन में अभाव है उसको पहचाने, उसका डोनेशन उसका शुरू करें ना? एक चीज तो ये है। दूसरा पितृदोष। अब पितृदोष की जब हम बात करते हैं तो पितृदोष सिर्फ
एक ही कारण से नहीं कि कहीं हमारे पितरों से कुछ गलती हुई हो तो हमें पितृदोष नहीं। पितृदोष हमारे एंड पर भी इक्वली उतना ही महत्व रखता है। यानी कि जब कभी हो सकता है एंसेस्टर्स के प्रति, अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के प्रति हमसे कहीं कोई जाने अनजाने भूल चूक हुई हो। कैसे? जैसे कुछ लोग पितृपक्ष को मानते ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज देयर ओन परसेप्शन, सबका अपना अपना मानना है। लेकिन एक चीज तो मुझे लगता है कि एक ह्यूमन ग्राउंड्स पर हम सभी को माननी चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें आज बहुत कुछ दिया है। एक ह्यूमन, एक नेचुरल तरीके से भी अगर हम सोचे ना, इसको किसी धर्म के साथ ना जोड़ते हुए भी अगर हम सोचे, हमारे एंसेस्टर्स ने आज हमको कितना कुछ दिया है। उनसे जब हमने इतना कुछ लिया है तो क्या गिव बैक भी किया है उतना? उनको उतना रिटर्न भी दिया है क्या? अगर नहीं, तो ये समय है उनको गिव बैक देने का, यानी उनको वापस लौटाने का। अब वापस कैसे लौटाएंगे? कुछ एंसेस्टर्स तो आज हैं भी नहीं, उनको कैसे वापस लौटाएंगे? तो वापस लौटाने का यही एक जरिया है। एंसेस्टर्स तो अपनी बॉडी छोड़ चुके हैं ना। अब पितृ, जो पितृ बन चुके हैं वो तो बॉडी में नहीं है ना। पितृ का मतलब ही यही होता है जो मनुष्य योनि से ऊपर उठ चुके हैं और देवताओं से नीचे हैं, यानी दोनों के बीच की जो योनि है उसमें पितृ रहते हैं, है ना। तो पितरों का यही एक इच्छा होती है, उनकी यही अभिलाषा होती है कि जो हमारे आगे जो हमारे आगे जनरेशन हैं वो हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि हमें भी मुक्ति मिले, हम भी इस योनि से थोड़ा आगे निकल पाए, शांति मिल पाए। तो इन सब चीजों के लिए वो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना। और एक्सपेक्टेशंस किस चीज की? अब वहां पे तो वो इस श्लोक में जहां पर उनको धन दौलत नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? सिर्फ उनके प्रति वो हमारा भाव। आज हम अगर कहीं किसी को खाना डोनेट करते हैं तो क्या वो खाना हमारे पितरों तक पहुंच रहा है? वो भाव पहुंचता है उन तक, उस भाव से ही वो तृप्त हो जाते हैं। आपने उनके प्रति, चाहे हो सकता है कुछ लोग तो खाना भी नहीं डोनेट कर पाते हैं, वो ना खाना डोनेट कर पाते हैं, ना वो किसी को कपड़े डोनेट कर पाते हैं, वो कुछ रिचुअल्स नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अगर उनके अंदर भाव है ना कि काश मैं अपने पितरों के लिए कुछ कर पाती, वो कुछ नहीं करते लेकिन प्रार्थना करते हैं वो। और कोई रिचुअल्स नहीं करते, कोई दान दक्षिणा नहीं करे, कुछ नहीं करे, बस प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रभु से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे कुल देवी देवता, जहां भी आज मेरे पितृ हैं उनको शांति देना, उनको मुक्ति देना। अपने पितरों के निमित्त गीता पाठ कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। सिर्फ, और पढ़ना भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाती, हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ पाती, तो सुने उसे, इस भाव से सुने कि हे प्रभु, मैं पढ़ने में तो असमर्थ हूँ। जैसे कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, संस्कृत नहीं पढ़ पाते या हिंदी नहीं पढ़ पाते, हे प्रभु मैं पढ़ने में तो असमर्थ हूँ, मैं नहीं इसको सही प्रोनाउंसिएशन, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाती, लेकिन मेरे भाव को स्वीकार करें। मैं अपने पितरों के निमित्त आज ये गीता पाठ सुनने जा रही हूँ, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनने जा रही हूँ, या विष्णु सहस्त्र नाम सुनने जा रही हूँ, इसका पूरा फल मेरे पितरों को अर्पण करें। ऐसा भाव रखें। ये भाव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितने ही दान दक्षिणा पूजा पाठ करवाइए, लेकिन अगर ये भाव नहीं है ना, तो उनमें से कुछ नहीं लगने वाला। इसलिए सबसे पहले भाव। अब जब हम पितृदोष की बात करते हैं तो पितृदोष सिर्फ, आपको क्या लगता है कि पितृदोष सिर्फ हमारे एंसेस्टर्स के प्रति ही लगता है, यानी उनसे ही हमको पितृदोष लगता है, या औरों से भी लग सकता है? इसको जानने के लिए मैं आपका चैट बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पितृदोष जो है, क्या सिर्फ हमारे ही पितरों का पितृदोष हमको लगता है? जैसे हमारे दादा दादी या पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, क्या सिर्फ उनका ही पितृदोष लगता है, या औरों का भी लग सकता है? औरों का भी लग सकता है, ओके। देखिए, जब हम पितृदोष की बात करते हैं ना, आज हम एक चीज कहते हैं कि हम हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम, हमारा होना ही उनके कारण है ना। उनके अलावा भी कुछ लोग क्या है हमारे जीवन में जिनका योगदान रहा है हमारे आने, हमारे आज के इस जीवन में, यानी कि हम आज जो इस पृथ्वी पर आए हैं इन ह्यूमन फॉर्म, हमारे पेरेंट्स तो उसके लिए पूरा पूरा उनका तो योगदान है। हमारे
ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि उनके जीन्स हैं, क्या इन हमारे फैमिली मेंबर्स के अलावा, यानी हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा भी कोई लोग हैं? बिल्कुल है। आप सोचिए कि जब हमने जन्म लिया होगा ना, तो हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, हमारे बर्थ के लिए कितने लोगों का योगदान रहा हो। शायद उन डॉक्टर्स का जिन्होंने हमारे पेरेंट्स को उस समय सपोर्ट किया, शायद उनके अलावा और बहुत सारे लोग होंगे। शायद जैसे आप देखते होंगे आज की उस मदर को जो कि जस्ट अबाउट टू डिलीवर अ बेबी होती है, वो अचानक से कहीं किसी मदर को पेन हो जाती है। अभी जैसे इसी सीजन में देखिए, ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने, यहाँ हिमाचल में फ्लड्स ऑलमोस्ट, जैसे कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक यूनिवर्सिटी की महिला है, शी वॉज प्रेग्नेंट, और उस स्थिति में शी वॉज अबाउट टू जस्ट, उनको वो पेन स्टार्ट होती है। यूनिवर्सिटी के बच्चे उनको कैसे कैसे पहुंचाते हैं, एंड शी फाइनली वॉज सेफ एंड सिक्योर एंड शी डिलीवर्ड द बेबी 15 मिनट के अंदर अंदर। अभी उनको हॉस्पिटल पहुंचे हुए होते हैं एंड शी डिलीवर्ड द बेबी। अब आप सोचिए उस बच्चे के आने में कितने लोगों का योगदान रहा है। बहुत से बच्चे अपनी जान पर खेलकर ऐसी स्थिति में, जहां पर पुलिस, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम कह रही थी कि यहाँ नहीं जाना है, खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आप आगे नहीं जाइए, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेडी, उनको बचाने के लिए, उनके बच्चे को सेव करने के लिए बहुत से लोग उनको हेल्प के लिए आगे चले गए, विदाउट इवन थिंकिंग, ये सोचे बिना कि उनकी खुद की जान भी खतरे में हो सकती है। तो ऐसे ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ऐसे शायद आपके जीवन में भी कुछ एग्जाम्पल्स रहे होंगे, है ना? ऐसे ही जैसे किसी ने अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही किसी ने एग्जाम्पल शेयर किया अपना, जब मैं ये चीज उनके साथ डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये शायद मुझे ईयर याद नहीं है, तो उन्होंने कहा शायद 62 की बात बता रहे थे वो, कि उस समय मैम इमरजेंसी थी, तो इमरजेंसी डिक्लेयर जब हुई थी तो लाइट्स ऑफ थी, यानी कि बिल्कुल ब्लैकआउट था। और उस समय मेरी मदर मदर नहीं, वाइफ उनकी, उन्होंने कहा उस समय मेरी वाइफ को, शी वॉज प्रेग्नेंट, और उसी समय उनको पेन्स शुरू हो गई, और रात का लगभग 7, 7:30 का समय था। हॉस्पिटल लगभग आधा घंटा दूर था। अब ब्लैकआउट है और गाड़ी की लाइट्स नहीं ऑन कर सकते। वो बोलते हैं कि एक हमारे नेबर थे, हाँ, वो कहते हैं कि खुद के घर में गाड़ी नहीं थी, तो हमारे एक नेबर थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल तक पहुंचाया मेरी वाइफ को। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि उस बच्चे के आने में कितने सारे लोगों को योगदान, कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स होते हैं जो हमारी हेल्प कर जाते हैं। तो हमारे आने में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका योगदान रहता है। ऐसे लोगों के प्रति अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखते हैं ना, तो वो भी पितृदोष का एक कारण बनता है। कुछ लोगों के लिए ये सरप्राइजिंग हो सकता है, बट इट इज द फैक्ट। पितृदोष तब भी लगता है जब हम उन लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं जिनका हमारे जीवन में, हमारे होने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिन्होंने शायद हमारी मदर को उस समय सपोर्ट किया होगा, जिसकी वजह से आज हम आ पाए हैं, है ना? ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स शायद आपके जीवन में भी होंगे। तो उन लोगों के प्रति भी हमारा उतना ही दायित्व बनता है, उतना ही कर्तव्य बनता है। इसलिए टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स दोज पीपल जिन्होंने हमें हमारे यहाँ तक पहुंचने में हमारा योगदान दिया है, उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखना, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। फिर आता है जब हम अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर्स से, दादा परदादा से प्रॉपर्टी लेते हैं ना, जैसे अपने पेरेंट्स से हमें प्रॉपर्टी आती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि क्या किया दादा ने, ना इतना ये ऐसा मकान बना दिया जिसका न नक्शा है, जिसके छोटे से दरवाजे हैं, क्या खिड़की है, कोई नक्शा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। उस समय क्या लोग होते थे, कोई उनका कोई प्लानिंग ही नहीं होता। इस तरह की बातें करना तो बहुत आसान होता है ना, क्योंकि आज हम ऐसे युग में हैं जहां पर एक सॉफ्टवेयर से भी हम अपने घर का पूरा नक्शा बना लेते हैं। जस्ट जहां पर हम एक सॉफ्टवेयर से अपने घर बैठकर पूरे घर का नक्शा बना लेते हैं, और एक ही नक्शा नहीं, जितने चाहे उतने नक्शे बना लेते हैं घर पे बैठकर ही। लेकिन सोचिए उस जमाने में जब कभी शायद हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने घर बनाया होगा ना, उस समय इंजीनियर्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थे ना? उस समय ग्रैंड पेरेंट्स के समय में इतने रिसोर्सेज शायद नहीं हुए होंगे ना, उतना उनके पास शायद उतने पैसे नहीं थे कि वो इतना खुलकर कर पाते। उन्होंने जितना उनका सामर्थ्य था, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा किया है।
ना। लेकिन उसके बावजूद आज अगर मन में कहीं ऐसे भाव आते ना, क्या बना दिया ये, कोई नक्शा नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ लोग मान लीजिए प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी को लेकर भी कहते हैं कि क्या प्रॉपर्टी दे दी, इधर किसी का है उधर किसी का, बीच में हमको फंसा दिया, इससे अच्छा तो एक पैच कहीं अच्छे से खरीदा होता, उस समय काश थोड़ी अकल लगाई। ऐसे ऐसे जो हम शब्द कहते हैं ना, अज्ञानतावश कहना, जब समझ आ जाए ना कि ये चीजों को नहीं कहना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, उसके बाद ये गलती ना हो। अज्ञानतावश अगर आज तक कह दिया है, उसके लिए क्षमा याचना मांगे, अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर से क्षमा मांगे कि मैंने अज्ञानतावश आपके प्रति इस तरह का भाव रखा, मैंने आपसे मिली उस संपत्ति के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए, या उन पैसों के लिए। कुछ लोग पैसों को लेकर कहते हैं, दादा या दादी ने एक कोई पुराने जमाने का एक ट्रंक छोड़ दिया ना, अब वो कहते हैं कि मैम वो ट्रंक ऐसा ट्रंक था कि जब दादी की डेथ हुई तो ऐसा लगा कि पता नहीं उस ट्रंक में क्या होगा, जब खोला तो कुछ नहीं, एक गीता की किताब थी, थोड़े बहुत कपड़े थे और चाबियां थी जिसका पता ही नहीं कि किस चीज की चाबियां थी, तो कुछ नहीं, शी लेफ्ट नथिंग फॉर अस। एक कानों की जोड़ियां थी, तो वो भी 3 भाई थे तो कितनों में बंटती, तो मैम उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, और जितनी उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी दादी की, वो उन्होंने डोनेट कर चुकी थी, तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमें। मतलब जिनकी ये एग्जाम्पल मैं शेयर करें, शी वॉज इन अ कंप्लेनेटिव मूड, वो कंप्लेंट कर रही थी कि हमारे तो मैम पितर भी ऐसे थे, हमारे तो एंसेस्टर्स भी ऐसे थे जिन्होंने सोचा ही नहीं हमारे बारे में, शायद हमारी किस्मत ऐसी थी कि उन दादी ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा, इस तरह से हुआ। तो जब हम ऐसा कुछ सोचते हैं ना, अब यहाँ पर आप देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे जो पितृ या हमारे जो एंसेस्टर्स या हमारे जो पूर्वज है ना, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, हम उस पर अपना हक जमाते हैं, हम उस पर अपना अधिकार समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स का पैसा, अगर मेरे पेरेंट, मेरी मदर या मेरे फादर 1-1 करोड़ जमा कर चुके, इट इज माइन, हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये हमारा है, हमारा अधिकार है इनके पैसों पर। बट हियर वी नीड टू चेक आवरसेल्फ, आपका क्या योगदान रहा है उस करोड़ जमा करने में, क्या आपने कोई योगदान दिया है? वर यू एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग? क्या आपने उस समय जब आपके माता पिता उस धन को अर्जित कर रहे थे, या पापा आपके पिता प्रॉपर्टी बना रहे थे, या माँ पैसे को इकट्ठा कर रही थी, या जो भी कुछ हमारे लिए आज इकट्ठा करके गए हैं वो लोग, उस समय पता नहीं उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली होंगी, पता नहीं उन्होंने अपने कितने शौक को छोड़ दिया होगा, पता नहीं उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस के बाद उस चीज को हमारे लिए इकट्ठा किया और हमारे लिए उसको दिया, है ना। लेकिन क्या हमने उस समय अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया था? किसी भी तरीके से सपोर्ट हो सकता है उनको मॉरली सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, आप जैसा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर। पेरेंट्स के लिए तो ये 2 शब्द प्यार के, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हमने क्या अपने पेरेंट्स को इस तरह सपोर्ट किया था, क्या हमने उनको मॉरल बूस्ट दिया था कि नहीं? पेरेंट्स को कभी लगता है कि हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाए, हम तुम्हें इतनी फैसिलिटीज नहीं दे पाए जितने और पेरेंट्स देते, तो ऐसा पेरेंट्स ने जब फील किया, क्या आपने उस समय अपने पेरेंट्स का हौसला बढ़ाया था? हौसला सिर्फ माता पिता ही नहीं बढ़ाते बच्चों का, बच्चों का भी इक्वल दायित्व, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है कि आप भी उतना ही अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को उतना ही कंट्रीब्यूट करें, उतना ही उनका भी मॉरल बूस्ट करें। ये सिर्फ वन साइडेड नहीं होता है कि पेरेंट्स ही हमेशा बच्चे को सपोर्ट करें, इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। ये जो सपोर्ट है ना, ये हमेशा दोनों तरफ से होता है। तो अगर हमने अपने पेरेंट्स को उस समय सपोर्ट क्या किया है, अगर नहीं किया है, तो फिर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो अधिकार भी नहीं जमाना कभी, वो अधिकार भी नहीं कभी समझना कि ये मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो मेरा अधिकार है। आज बहुत से भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो जाता है कि ये पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो ये हमारा बराबर का अधिकार है। बहुत से पहले होता था कि सिर्फ बॉयज को प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलता था, फिर गर्ल्स को भी मिलने लगा। अब आपस में ही झगड़ा होने लगता है भाई बहनों का कि वी हैव इक्वल राइट फॉर दिस प्रॉपर्टी। इस अधिकार को जमाते हुए बस खुद को ये समझें कि क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन था, क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन था उस समय? अगर नहीं था तो फिर अधिकार भी नहीं, क्योंकि जब हम जबरदस्ती का इस तरह से अधिकार से प्रॉपर्टी लेते हैं या अधिकार से संपत्ति लेते हैं, चाहे वो अपने भाइयों से ले रहे हैं, चाहे अपने माता पिता से ले रहे हैं, अगर हमारा उस पर कंट्रीब्यूशन नहीं था और हमने सिर्फ एक कानून का वो देते हुए, कानून को बीच में लाते हुए कि कानून कहता है ऐसा,
तो हमारा भी अधिकार है। तो आप अधिकार तो ले लेंगे, वो संपत्ति या वो पैसे या वो जो भी प्रॉपर्टी है वो तो आप ले लेंगे, लेकिन वो कभी फलेगी नहीं, उससे कभी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये 100% फैक्ट है कि अगर जिनकी वो प्रॉपर्टी, जिनकी वो कमाई, जिनकी वो मेहनत है ना, अगर हमने उनको कंट्रीब्यूट कभी कुछ नहीं किया है, तो हम उस प्रॉपर्टी या उस पैसे को कभी भी पॉजिटिवली यूज नहीं कर पाएंगे। वो या तो बीमारियों में जाएगा, या तो वो लॉसेस में जाएगा, या तो वो जिस भी काम में यूज होगा वो काम कभी फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए एक बच्चे होने के नाते अगर हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर अधिकार समझते हैं ना, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी या उनका पैसा हमारा होगा, तो उसके लिए आज अभी ही, चाहे पेरेंट्स कैसे भी हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पेरेंट्स बड़े तंग करते हैं, पेरेंट्स ऐसा करते हैं, पेरेंट्स वैसा करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी अपने पेरेंट्स के प्रति कर रहे हैं ना व्हेन दे आर अलाइव, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो बहुत सारे आज ऐसी फैमिलीज हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली होना कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली में कोई रह रहा है, इट इज नॉट अ हार्म। इकट्ठे रहकर रोज रोज के झगड़े होने से तो अच्छा है कि अलग रहें। जब एक दूसरे को जिसकी जरूरत पड़े उस समय कभी नहीं सोचना कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, नहीं। जब जिसको जरूरत पड़े, बुजुर्गों को बच्चों की जरूरत पड़ती है, ऑलवेज बच्चों को वहां पर खड़े रहना है, सब चीजों को छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी के लिए खड़े रहना है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। उसी तरह से जब कभी बच्चों को जरूरत पड़ती है ना, चाहे आप बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, चाहे पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ओके, ऑलराइट, इसके बावजूद भी ये समझना कि हमारे बच्चों को जब हमारी जरूरत है तो हमें इक्वली उनको हेल्प करना है। पेरेंट्स को ये चीज दोनों म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति दायित्व बनता है, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन है ये। जब हमारे बच्चों को हमारी जरूरत पड़े, चाहे बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, उस समय पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो उस समय ऐसा मन में ग्रज लेकर ना आए कि ये तो अलग रह रहा है, अब देखने दो इसको खुद से, नहीं। ये पेरेंट्स और बच्चों का एक दूसरे के प्रति इक्वल कंट्रीब्यूशन है। पितृदोष सिर्फ बच्चों को ही नहीं लगता, पितृदोष जनरेशन्स में लगता है, एक के बाद दूसरी। आज तो हम फिजिकली प्रेजेंट है ना, तो आज तो ये ग्रजेस, एक दूसरे के प्रति दोष, एक दूसरे के प्रति नाराजगियां रहती हैं। द मोमेंट वी लीव आवर बॉडी, जैसे ही हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं ना, जैसे ये शरीर छोड़ते हैं, उस समय आत्मा को अपनी गलती रियलाइज होती है, यार किसके साथ मैंने ये ग्रजेस रखी, क्यों रखी ये नाराजगी मैंने। लेकिन जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं उसके बाद ऑप्शंस नहीं रहती, ऑप्शंस नहीं रहेंगी कुछ रिवर्ट बैक करने की। तब आत्मा सोचती है कि यार क्यों मैंने अपने बच्चों की क्यों इस समय हेल्प नहीं की, क्यों मैंने इसके लिए ग्रजेस रखा, इस बच्चे के लिए जिसके लिए, मतलब शायद जिसकी आंखों में भी कभी मैंने आंसू नहीं देख पाऊंगी, उसके लिए मैंने ग्रजेस रखे। बाद में पछतावे से अच्छा है अपने बच्चों के प्रति कभी कोई ग्रजेस नहीं रखना। ये एक, चाहे बच्चे छोटे हैं आज या कितने ही बड़े हो गए, इस चीज को इंश्योर करें कि अपने बच्चों से चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों ना हो जाएं, बच्चों के प्रति कभी भी ग्रजेस ना रखें। चाहे बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, कितना ही उन्होंने कटु वचन वचन बोले हो, कितना ही कड़वा आपके साथ व्यवहार किया हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि उनका जीवन आगे सुखी रहे, तो कभी भी अपने मन से इन चीजों को निकाल दे कि अगर बच्चे, बेटा, बहू, दामाद, बेटी, ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले वो भी और उनकी पीढ़ियां भी सुखी रहे, तो हमें अपने मन से सबसे पहले उनके प्रति वो नाराजगियां छोड़नी होंगी। उन्होंने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, बेटे ने मुझे ऐसा कहा, वो दामाद जी ने मुझे ऐसा कह दिया था एक बार, ये सब चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये पितृदोष लगेगा ही लगेगा। अभी तो सिर्फ नाराजगी है, यही नाराजगी है जो कल को पितृदोष में बदल जाएगी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। उस समय शायद हम तो बॉडी छोड़ चुके होंगे, हम तो शायद स्पिरिट वर्ल्ड में होंगे, वहीं पर बैठकर पछता रहे होंगे कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन हमारे बच्चे उस समय हीलिंग में लगे होंगे, बेचारे दर दर भटक रहे होंगे कि अभी क्या करें, क्या हो गया है कि परिवार में सुख शांति क्यों नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि
बुजुर्ग जो थे, बड़े जो थे, उन्होंने अपने ही बच्चों के प्रति कोई नाराजगी रख दी थी, जो कि मन में साथ लेकर चले गए। अब जब चले गए उस समय तो बहुत लगा उनको कि क्यों ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, पर उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई भी इलाज नहीं है। उसकी नेक्स्ट जनरेशन उसको भुगतती हैं। और आज जो हम पितृपक्ष में ये जो अलग अलग तरीके से ध्यान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि हम किसी भी अनरिजॉल्व इश्यूज को, जो हमारे एंसेस्टर्स के कहीं चले गए, जो शायद उन्हें इस तरह की नॉलेज ना मिल पाई, उन्हें उस समय ऐसा नहीं पता चल पाया कि ये चीज जो है कल को पितृदोष में भी बदल सकती है, तो उन चीजों के निवारण के लिए आज हम उनका निवारण तो करेंगे ही, अपने एंसेस्टर्स को तो हील करेंगे ही, लेकिन आज जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले खुद को हील करना। बीइंग पेरेंट्स, बीइंग ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे आप सास ससुर हैं, चाहे आप आपकी बेटी दामाद है, या आप दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, अपने बच्चों के प्रति आज अभी इसी सेशन में बड़ी बड़ी उनकी गलतियों को क्षमा करें, उनको माफ करें। उन्होंने कितना ही बुरा किया हो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, बहुत से बच्चे अपने ही पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। बात तो बहुत एक्सट्रीम, जिसका मतलब जिसको कहते हैं ना, इससे ज्यादा बुरा शायद ही कुछ हो सकता है। लेकिन वो पितृदोष उनको लगे ना लगे वो सेकेंडरी चीज है। अभी बीइंग पेरेंट्स, हमारा इतना कर्तव्य है कि चाहे बच्चे ने इतना भी बुरा कर दिया ना, उसको बदले में ब्लेसिंग ही दें। क्योंकि हमारे ही लिए, जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में होंगे ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख बनेगा कि मेरा बच्चा खुश नहीं है, कि मेरे बच्चे ने उस समय ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था, उस वजह से उसको पितृदोष लग गया। लेकिन अगर आज अगर हम उसको माफ करते हैं ना, कि कोई बात नहीं, ये प्रभु इसको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जान पा रहा है, इसको इस समय समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसको ज्ञान ही नहीं है, इसको माफ कर देना। अगर आज जिंदा रहते हुए हम उस बच्चे को भी माफ करते हैं ना, जो ओल्ड एज होम में भी छोड़ रहा है, तो कभी उस बच्चे को लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज नहीं तो कल किसी न किसी माध्यम से भगवान उसको समझाएंगे जरूर। लेकिन आप दुखी नहीं होंगे उस समय। आप चाहे जिस भी वर्ल्ड में होंगे, जिस भी रेलम में होंगे, आप उस समय दुखी नहीं होंगे, दिस इज फॉर श्योर। तो एक पेरेंट्स होने के नाते आज हमारा ये कर्तव्य है। अब बात आती है बच्चों पर। जब हम पितृदोष की बात करते हैं तो हम बहुत सारे इलाज ढूंढते हैं, क्या करना चाहिए मैम, ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा क्या करें कि वैसा हो जाए। आज इतने सारे इलाज ढूंढ रहे हैं। सबसे पहला इलाज, अपने पेरेंट्स को देखें जो जिंदा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो सास ससुर हैं। यही चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, चाहे आप दूर दूर रह रहे हैं, एक ही शहर में रहते हुए भी, एक ही कॉलोनी में रहते हुए भी, चाहे ऊपर नीचे फ्लैट्स में रह रहे हैं, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। अपने अपने घरों में भी सब सुख शांति से रह रहे हैं, दैट इज गुड, बहुत अच्छी चीज है वो। लेकिन जब पेरेंट्स को जरूरत पड़ती है ना, तो अपनी ड्यूटीज निभाने के समय पर कभी ये ना सोचें कि इन पेरेंट्स ने मेरी भी उस समय सहायता नहीं की थी, जब मैं फैमिली वे में थी तो मुझे भूखा रखा था, या जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी सहायता नहीं की थी, या जब मैं यंग थी, मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे ससुर ने ऐसा। ये सब चीजों को सोचकर कोई फायदा नहीं। आप कर क्या रहे हैं ना, ये सब सोचकर आप खुद को लूप में बांध रहे हैं। पितृदोष लगना या ना लगना वो तो सेकेंडरी है। सबसे पहले अपने ही कर्म खराब हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो उनके कर्म थे ना। ये एक बहू, बेटा, बेटी, दामाद होने के नाते उनकी पोजीशन को समझते हुए मैं ये सब कह रही हूँ कि आज चाहे हमारे बुजुर्ग, हमारे सास ससुर, हमारे पेरेंट्स ने कुछ भी जाने अनजाने कुछ भी गलत कर दिया हो, कुछ ऐसे शब्द कह दिए हो सकता है घर से निकाल दिया हो सकता है आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत टॉर्चर किया हो, ये सब अगर हुआ भी है तो भी आज जिंदा रहते हुए उन्हें माफ कर दें। क्योंकि अगर वो इस तरह से बॉडी को छोड़ेंगे ना, चाहे वो सास ससुर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी घर के बुजुर्ग हैं, अगर आपकी नाराजगी है ना उनके प्रति और वो इसी तरह से बॉडी को छोड़ते हैं, तो होगा क्या, ये साइकिल आपका उनके साथ वो कर्म बंधन बना रहेगा। लेकिन अगर आज आप उनको माफ करते हैं ना कि आई फॉरगिव, मैं आज इनको पूरी तरह से मुक्त करती हूँ, इन्होंने मेरे साथ जो भी गलत किया है प्रभु, उसके लिए आज मैं इनको पूरी तरह से माफ करती हूँ। अगर आप इस तरह से उनको माफ कर पाते हैं, माफी दे पाते हैं, तो आप 100% पितृदोष से खुद को मुक्त कर पाएंगे। एटलीस्ट उन
उस डिवाइन सोल के प्रति, उस एक डिवाइन सोल या दो डिवाइन सोल्स जो भी आज आपके साथ हैं इन फिजिकल फॉर्म, उनके प्रति आपका कोई पितृदोष नहीं रहेगा अगर सारी नाराजगियों को यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर पॉज करेंगे। इसी को लेकर कुछ और चीजें हैं आज की, एक छोटी सी जिस तरह कल हमने एक वो लोटे में पानी को लेकर कहा था ना, आज भी एक छोटी सी रेमेडी हम शेयर करेंगे। मिट्टी का दीपक जलाना है साउथ में। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम इनमें से सब कुछ करना है? नहीं, कोई भी एक, एक दिन में कोई कर ले, दूसरे दिन में कोई कर ले, जो आपको सही लगता है आप वो करें। ये सब कुछ नहीं करना है, जो आपको कंफर्टेबल है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। एक मिट्टी के दीपक को साउथ की डायरेक्शन में, साउथ फेसिंग जलाना है। उसमें आप थोड़े से काले तिल डालेंगे और अपने पितरों के निमित्त हर दिन शाम के समय, जब पितृ पक्ष चल रहे होते हैं ना, स्पेशली उस समय और अमावस के दिन, ये रेमेडी करनी ही करनी है और पितरों को धन्यवाद करना है कि आपने हमें बहुत कुछ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम इतना ही शेयर करेंगे और चलिए इसके बाद हम मेडिटेशन के लिए खुद को रेडी करेंगे। तो इस